नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है शारदा सदन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। हमने नदियों द्वारा अपर्दित स्थल रूप पढ़ लिए थे। आज हम देखेंगे नदियों द्वारा निक्षेपित स्थल रूप, यानी कि निक्षेपण से कौन कौन सी स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। नदियों द्वारा अपर्दन से कौन कौन सी स्थलाकृतियों का निर्माण हुआ, यह आपने पढ़ लिया। ठीक है, आज हम देखेंगे कि नदियों द्वारा निक्षेपित जो स्थल रूप है, निक्षेपण से जो स्थलाकृतियों का निर्माण हो रहा है, वो कौन कौन सी स्थलाकृतियां हैं और किस प्रकार से उनका निर्माण होगा। तो सबसे पहले निक्षेपित स्थल रूप देखते हैं, जलोढ़ पंख। कौन सी स्थलाकृति है? जलोढ़ पंख। जब नदी पर्वतीय क्षेत्रों से नीचे आती है तो उसका प्रवाह धीमा पड़ जाता है और वह अपने साथ लाए कंकड़ पत्थरों को तिकोने पंखे के आकार में जमा कर देती है। यही जलोढ़ पंख कहलाता है। देखिए, जब नदी पर्वत से नीचे आएगी, पर्वत से नीचे आने के बाद में जो गिरिपाद है वहां पर उसका ढाल क्या हो जाएगा? मंद। नदी का ढाल तीव्र कहां रहता है? पर्वत के ऊपर। लेकिन जो ही वो नदी पर्वत से नीचे आएगी, पर्वत से क्या आएगी? नीचे आएगी। यहां से वाहिकाएं चली, वाहिकाएं आपस में मिलकर नदी का निर्माण किया। जो ही पर्वत के नीचे आएगी तो यहां ढाल क्या हो जाएगा? इसका मंद हो जाएगा। अब ये ऊपर से अपर्दित जो पदार्थ थे, अवसाद थे, उनको बहा कर लेके आ रही है। यहां पर ढाल क्या हुआ? मंद हुआ। तो ये जो मोटे कंकड़ या पतले जो कंकड़ थे उनको वो एकत्रित करेगी, यानी कि अपने तट के दोनों ओर क्या करेगी? निक्षेपित करेगी, छोड़ेगी। और यदि ये इस प्रकार से निक्षेपित करे कि दूर से वो आकृति एक किसकी तरह दिखाई दे? तिकोने पंखे की आकृति में दिखाई दे, तो उसको हम कहेंगे जलोढ़ पंख। देखिए यहां पर चित्र में कि नदी पर्वत से यहां नीचे आ रही है, ठीक है। यहां आकर उसका ढाल क्या हो गया? मंद हो गया। अब क्या कर रही है ये नदी? जो अवसाद लेकर आई थी ये नदी, तो अपने दोनों तटों के ऊपर इस अवसाद को निक्षेपित कर रही है, छोड़ रही है अवसाद को। और ये अवसाद किस आकृति में आ गया? तिकोनी आकृति में आ गया। ठीक है, ये क्या आ गया? तिकोनी आकृति में। तो इस स्थलाकृति को हम क्या कहेंगे? जलोढ़ पंख कहेंगे। क्या कहेंगे? जलोढ़ पंख। दूसरा नाम होता है इसका जलोढ़ शंकु। शंकु की आकृति बन रही है। शंकु कैसा होता है? ऐसा ही तो होता है शंकु। तो ये क्या हो रही है? शंकु की आकृति बन रही है। तो इसको हम जलोढ़ पंख या जलोढ़ शंकु कह सकते हैं। आया समझ में? चलो दूसरी देखते हैं। इसके बाद में दूसरी स्थलाकृति का निर्माण होता है डेल्टे का। कौन सी स्थलाकृति का निर्माण होता है? डेल्टे का। डेल्टे का निर्माण नदी के मुहाने पर होगा। जहां पर नदी किसी सागर या महासागर में गिरती है, उस समय सागर या महासागर से पहले किसका निर्माण होता है? डेल्टे। देखिए, नदी पर्वतों से चली, पर्वतों पे तीव्र ढाल था, उसके बाद में मैदानों में आई, मैदानों में मंद ढाल हो गया। उसके बाद में ज्यों-ज्यों वो आगे बढ़ेगी तो उसका ढाल कैसा होता जाएगा? मंद होता जाएगा। और अंतिम अवस्था में जो वृद्ध अवस्था है नदी की 3 अवस्थाएं पढ़ी थी हमने, प्रौढ़ अवस्था, युवा अवस्था और वृद्ध अवस्था। वृद्ध अवस्था में नदी का जो ढाल है वो बहुत ही मंद हो जाता है। अब इसमें मंद ढाल की वजह से और अंतिम अवस्था में नदी में जो अवसाद हैं वो बहुत भारी मात्रा में होते हैं। तो उन अवसादों को लेकर चलना नदी के बस की बात नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि एक तो ढाल कैसा हो गया? मंद, और अवसाद क्या हो गए? ज्यादा। तो जब महासागर में गिरेगी नदी, उससे पहले वो अपने अवसाद बिछा देगी चारों तरफ। ठीक है,
और मुख्य नदी कई धाराओं में बंट जाएगी। एक मुख्य नदी आ रही है, अंतिम अवस्था में ये जब अवसाद बिछाएगी तो ये कई शाखाओं में बंट जाएगी, ठीक है। और कई शाखाओं में बंटने के बाद में ये अवसाद अपना यहां छोड़ती जाएगी और फिर सागर में गिर जाएगी। देखिए, ये एक डेल्टा का चित्र है कि नदी आ रही है, ठीक है, सागर में गिर रही है, ठीक है। सागर में गिरने से पहले ये क्या हो गई, कई शाखाओं में बंट गई, ठीक है। बंटने के बाद में ये जो अवसाद थे वो यहां पर इसने जमा कर दिए। अवसाद जमा होने के कारण ही ये कई शाखाओं में बटी है और फिर सागर में गिर जाती है। अब इसकी जो ये आकृति है ये कैसी है, एक डेल्टा के समान है। कैसी है, डेल्टा। डेल्टा का प्रतीक जानते हो आप कैसा होता है, डेल्टा इसको कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, डेल्टा, ठीक है। ये डेल्टा का निर्माण करती है। भारत में भी क्या डेल्टा है, भारत में भी डेल्टा है जो गंगा नदी बनाती है। और डेल्टे का नाम क्या है, सुंदरबन डेल्टा, ठीक है। सर्वप्रथम डेल्टा नील नदी में देखा गया था, वहां पर उसको डेल्टा नाम दिया गया था। अगली स्थलाकृति देखते हैं हम। कौन सी स्थलाकृतियां देख रहे हैं हम, निक्षेपित स्थलाकृतियां देख रहे हैं। नदी द्वारा बनाई गई निक्षेपित स्थलाकृतियां देखते हैं। इसके बाद में देखेंगे हम तीसरी जो स्थलाकृति बनेगी वो बनेगी बाढ़ के मैदान। जिस तरीके से अपरदनात्मक स्थलाकृतियों में घाटियों का निर्माण हो रहा था, सर्वप्रथम किसका निर्माण हो रहा था, घाटियों का, उसी प्रकार से जो निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियों में सबसे ज्यादा यानी सबसे पहले जिस स्थलाकृति का निर्माण होगा वो कौन से होते हैं, बाढ़ के मैदान। जिस प्रकार अपर्दन से घाटियां बनती हैं उसी प्रकार निक्षेपण से बाढ़ के मैदान बनते हैं। भाई अपर्दन से क्या बन रहे थे, घाटियां, तो निक्षेपण से क्या बनेंगे, बाढ़ के मैदान। बाढ़ के मैदान नदी के निक्षेपण का प्रमुख स्थल रूप है। बारीक पदार्थ जैसे रेत, मिट्टी के कण, कंकड़, पत्थर नदी के आसपास के निचले क्षेत्रों में जमा हो जाते हैं। जैसे जैसे नदी मैदानों में आएगी तो उसका ढाल क्या हो जाएगा, मंद हो जाएगा। जब नदी में जल स्तर बढ़ता है तो तटबंधों को तोड़ता हुआ वो मैदानों में चला जाता है, जल मैदानों में फैल जाता है। अब जल के साथ में महीन रेत के कण भी थे, मिट्टी भी थी, कंकड़ भी थे, पत्थर भी थे, तो वो कहां फैल गए, मैदानों में फैल गए, ठीक है। वहां जाकर ये जो जल है उन अवसाद को छोड़ देता है, निक्षेपित कर देता है। और इस प्रकार हर साल बाढ़ आने पर पानी के तटों पर फैलता है तो उस जगह जमा हो जाता है और इन्हीं को हम क्या कहते हैं, बाढ़ के मैदान। जो पानी फैल गया है, पानी के साथ में अवसाद थे, वो अवसाद वहां जमा हो गए, ठीक है, निक्षेपित हो गए, तो उस क्षेत्र को क्या कह देंगे हम, बाढ़ के मैदान। और ये कोई एक साल की बात नहीं है, प्रति वर्ष नदियों में जल स्तर बढ़ता है, नदियां अपने तटबंधों को तोड़ती हैं और जल जो मैदानी भाग हैं उनमें फैल जाता है और जल के साथ में जो अवसाद थे वो मैदानी भागों में क्या हो जाते हैं, निक्षेपित हो जाते हैं। उस जो क्षेत्र है उसको हम क्या कहेंगे, बाढ़ के मैदान। थोड़ी और जानकारी ले लेते हैं। देखिए, बाढ़ के मैदान से निर्मित जो बाढ़ के मैदानों से निर्मित जो मैदान बनते हैं दो प्रकार के बनते हैं, एक तो खादर और एक बांगर। खादर किसको कहते हैं, खादर और बांगर। जो नवीन जलोढ़ के मैदान होते हैं, नवीन जलोढ़ के मैदान होते हैं उनको तो क्या कहते हैं, खादर। और जो पुराने जलोढ़ के मैदान होते हैं उनको क्या कहते हैं, बांगर कहते हैं, ठीक है। उपजाऊ कौन सा है इनमें सबसे ज्यादा, खादर है। नवीन जलोढ़ के मैदान सबसे ज्यादा उपजाऊ मैदान है। हमारे भारत की बात करें
तो उत्तर के विशाल मैदान कैसे मैदान है? बाढ़ के मैदान है, जो काफी उपजाऊ मैदान है। ठीक है, अगली जो स्थलाकृति देखें तो वो है नदी विसर। कौन सी है? नदी विसर। जब नदी मैदानों में प्रवाहित होती है तो उसकी ढाल क्या हो जाएगा? मंद हो जाएगा। ढाल मंद हो जाएगा। पहली बात तो ये देखिए, विसर्प होता क्या है? जब नदी ऐसा आकार लेती है, कैसा आकार? ऐसा आकार लेती है, तो उसको कहते हैं विसर। क्या कहते हैं? विसर। ठीक है, इसी से नाम पड़ा है नदी विसर। जब नदी सांप की तरह चलना प्रारंभ कर देती है, यानी कि ऐस की आकृति ले लेती है, उस समय क्या कहेंगे उसको? नदी विसर। नदी मार्ग में ऐस आकार के घुमाव को नदी विसर्प कहा जाता है। जब नदी मंद गति से मैदानी भागों में बहती है तो अत्यधिक बोझ के कारण इस प्रकार के मोड़ बनाती है। भाई नदी का क्या हो गया? ढाल क्या हो गई? मंद। अवसाद क्या हो गई? ज्यादा। तो अवसादों को बहाना बड़ा मुश्किल होता है मंद ढाल में, तो नदी क्या करेगी? घूमेगी। ठीक है, नदी क्या करेगी? घूमेगी। नदी के बाहरी किनारों पर अपर्दन, नदी का जो बाहरी किनारा है, जैसे ये घूम रही है, अब ये बाहरी किनारा है और ये आंतरिक किनारा है। बाहरी किनारों पर तो क्या होगा? अपर्दन होगा। बाहरी किनारों पर क्या होगा? अपर्दन होगा। ठीक है, यहां पर तो क्या होगा? अपर्दन होता रहेगा। ठीक है, इस क्षेत्र में। और अंदर क्या होगा? निक्षेपण होगा। अंदर क्या होगा? निक्षेपण होगा। यहां पर तो क्या होता जाएगा? निक्षेपण। और बाहरी किनारों पर क्या होता जाएगा? अपर्दन। तो नदी और घूमेगी कि नहीं घूमेगी? घूमेगी। अब नदी की स्थिति क्या हो जाएगी? ऐसे हो जाएगी। ठीक है, तो कुछ समय के पश्चात नदी का जो ये अवसाद है यहां भर जाएगा। ठीक है, और नदी का जो ये हिस्सा है ये नदी से क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। चित्र में देख लीजिए आप, नदी चल रही थी, यहां बाहरी किनारे पर क्या हो रहा है? अपर्दन। और आंतरिक किनारे पर क्या हो रहा है? निक्षेपण। इसी प्रकार से देखिए, यहां पर अपर्दन होने के कारण नदी और घूम गई। आंतरिक भाग में क्या हो रहा है? निक्षेपण। एक समय यह आएगा कि ये जो हिस्सा है, ये पूरा का पूरा हिस्सा अलग हट जाएगा और नदी सीधी प्रवाहित होना प्रारंभ कर देगी। अब जो ये हिस्सा बचा है, यहां पर क्या रहेगा? जल। अलग से हिस्सा बन गया और नदी सीधा बहना प्रारंभ कर दिया, तो इसको क्या कहेंगे हमें? गोखुर झील। गोखुर झील क्यों कहते हैं? क्योंकि इस झील का जो आकार है वो गाय के खुर का जैसा होता है। गाय का खुर देखा है आपने? भाई आगे से ऐसे तो होता है। ठीक है, तो ये गाय के खुर के जैसा प्रतीत होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? गोखुर झील। ठीक है, और नदी का विसर्प, नदी जब ऐसा आकृति ले लेती है तो उसको क्या कहते हैं? नदी विसर्प कहते हैं। फिर आती है गुम्फित नदी। नदी की निचली घाटी में बहाव की गति मंद पड़ जाती है। जो नदी की निचली घाटियां होती हैं उसमें नदी की जो गति है वो काफी क्या हो जाएगी? मंद हो जाएगी, धीमी हो जाएगी। नदी अपने लाए गए अवसादों को जमा करने लगती है।
जब यदि गति मंद हो जाएगी निचली घाटियों में, तो उसके साथ में जो अवसाद थे वो क्या हो जाएंगे, जमा होने प्रारंभ हो जाएंगे, और अवसादों की ऊंचाई क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। जगह जगह क्या हो जाएंगे, अवसाद जमा हो जाएंगे। और ये जो नदी है, एक मुख्य नदी है, वो कई वितरिकाओं में बंट जाएगी। जैसे चित्र में दिखाया गया है कि ये नदी प्रवाहित हो रही है, यहां पर अवसाद जमा कर दिए, ये अवसाद जमा कर दिए, ये कर दिए, ठीक है। तो नदी कई शाखाओं में वितरित हो गई, हुई कि नहीं हुई। अब यहां पर जो ये नदी कई शाखाओं में वितरित हो रही है, ये गहरा कटाव करती है, और गहरा कटाव करके अंदर ही अंदर चलती है, ठीक है। जिससे हम ऐसा दूर से ये प्रतीत होता है कि नदी किसी गुफा में चल रही है। उसी को क्या कहेंगे, गुम्फित नदी। निर्माण किस प्रकार से हुआ है इसका, निर्माण निक्षेपण से हुआ है। नदी अपने साथ में लाए गए जो अवसाद है वो जमा करती जा रही है, और जमा करने के बाद में कई वितरिकाओं में बट गई है ये नदी, ठीक है। और वे कई वितरिकाएं गहरी होती हुई ऐसा प्रतीत होगा कि जैसे नदी किसी गुफा में प्रवाहित हो रही है। उसी को क्या कहेंगे, गुम्फित नदी। ये तो हुई बात है प्रवाहित जल की। प्रवाहित जल में हमने अपरदनात्मक स्थलाकृतियां भी देख ली और निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियों का भी अध्ययन कर लिया। अब हम बात करते हैं भौम जल की, जो पृथ्वी के अंदर का जो जल है, यानी कि धरातल से जो पृथ्वी के अंदर जल जाएगा, उसके द्वारा जो अपरदनात्मक और निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियां बनेंगी, उसकी बात करेंगे। भाई धरातल के ऊपर से जल धरातल के अंदर जाएगा तो उसका अपर्दन भी करेगा, और जो अपर्दित जो अवसाद है उनका कहीं ना कहीं जाकर तो निक्षेपण करेगा कि नहीं करेगा। वो अवसाद कहीं ना कहीं जाकर तो डटेंगे, तो वहां जब रुकेंगे वो अवसाद, तो वहां पर भी स्थलाकृतियों का निर्माण होगा, और जो अपर्दन कर रहे हैं वहां पर भी स्थलाकृतियों का निर्माण होगा। तो अब हम देखेंगे भौम जल का जो निक्षेपणात्मक और अपरदनात्मक स्थलाकृतियां हैं उनके बारे में। जल धरातल के नीचे चट्टानों की संधियों, चट्टानों में संधियां होती हैं भाई, ऐसे नहीं है कि पूरी की पूरी चट्टान एक साथ में जुड़ी हुई है, कुछ ना कुछ संधियां होती हैं। दो चट्टानें आपस में मिली हैं तो उनके बीच में संधि होती है, जोड़ होता है। संधि का मतलब होता है जोड़, ठीक है। चट्टानों में रंध्र भी पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, रंध्र। रंध्र का मतलब है छोटे छोटे छिद्र, ठीक है। तो जो ये जल है, ये संधियों रंध्रों से होकर क्षैतिज अवस्था में बहता जल का क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर प्रवाह ही चट्टानों के अपर्दन का कारण बनता है। अब देखिए, भौम जल दो तरीके से प्रवाहित होगा। एक तो क्षैतिज रूप में प्रवाहित हो सकता है, और एक ऊर्ध्वाधर रूप में प्रवाहित हो सकता है। तो ये स्थल रूप है, ठीक है। ये स्थल है, पृथ्वी का आंतरिक है। यहां धरातल पे जो जल आएगा, ये धरातल के नीचे जाएगा, तो या तो कोई संधि प्राप्त मिलेगी, इसको दो सैलों के मध्य संधि मिलेगी, या रंध्र होंगे, उनके माध्यम से जल धरातल के नीचे जाएगा, ठीक है। या तो ये जल क्षैतिज अवस्था में प्रवाहित होगा, या ये जल ऊर्ध्वाधर अवस्था में प्रवाहित होगा, ठीक है। इन दोनों के कारण या तो अपर्दन होगा, अपर्दन होने के बाद में निक्षेपण होगा, ठीक है। जल जब धरातल के अंदर क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रूप में प्रवाहित होता है, तो अपर्दन और निक्षेपण दोनों क्रियाएं करता है। सबसे ज्यादा जो भौम जल है
वो स्थलाकृतियों का निर्माण चूना युक्त चट्टानों में करेगा। कौन सी चट्टानों में? चूना युक्त चट्टानों में करेगा, क्योंकि चूना युक्त जो चट्टाने हैं, चूना युक्त जो शैल हैं, वो जल में घुलनशील होती हैं। जल में क्या होती है? घुलनशील होती हैं। चूनायुक्त चट्टाने आर्द्र क्षेत्रों में जहां वर्षा अधिक होती है, रासायनिक क्रियाओं द्वारा कई स्थल रूपों का निर्माण करती है। ठीक है, जो आर्द्र प्रदेश होते हैं, जहां पर वर्षा ज्यादा होती है और जहां पर चूना शैलें पाई जाती हैं, वहां पर सर्वाधिक क्रिया कौन सा कारक करेगा? भौम जल करेगा, और उसी से अपरदनात्मक और निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियों का निर्माण होगा। देखते हैं कौन कौन सी अपरदनात्मक है, कौन कौन सी निक्षेपणात्मक। सबसे पहले देखेंगे अपरदनात्मक स्थलाकृतियां। पहली स्थलाकृति है अपरदनात्मक घोलरंध्र। कौन सी है? घोलरंध्र। ये जो घोलरंध्र होते हैं, ये कीप के आकार के गर्त होते हैं, खड्डे, गहरे खड्डे होते हैं। कैसी आकृति के? कीप की आकार की आकृति के। कीप देखा होगा आपने, ठीक है, उसकी आकृति के आकार के होते हैं। ऐसा ही तो होता है कीप, ठीक है। ऐसा ही होता है कीप। तो इस आकृति के होंगे। कौन? घोलरंध्र। जो ऊपर से वर्ताकार होते हैं, इनकी गहराई आधा मीटर से 30 मीटर तक होती है। इनकी जो गहराई होती है वो आधा मीटर से 30 मीटर तक हो सकती है। कौन? किनकी? घोलरंध्रों की। 30 मीटर या इससे अधिक भी हो सकती है, यानी कि ये कीपनुमा आकृति के होंगे। जब धरातल के अंदर जल जाएगा तो धीरे धीरे, जैसे यहां से जल जा रहा है शुरू में, तो धीरे धीरे इसका क्या होता जाएगा? अपर्दन होता जाएगा, और ये नीचे की तरफ एक कीपनुमा आकृति ले लेगा। इसको क्या कहेंगे? घोलरंध्र। दूसरा आता है विलयरंध्र। ये कुछ गहराई पर घोलरंध्रों के नीचे भाग से जुड़े होते हैं। चूना पत्थर चट्टानों के तल पर सुघन क्रिया द्वारा इनका निर्माण होता है। जो घोलरंध्र था, घोलरंध्र, जैसे ये घोलरंध्र का निर्माण हो गया, ठीक है, कीपनुमा आकृति बन गई, से जुड़ा होगा, घोलरंध्र से जुड़ा होगा, उसको कहते हैं विलयरंध्र। धीरे धीरे चूनायुक्त विलयरंध्र घोलरंध्र के नीचे जुड़ा होगा, नीचे बनेगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम लेपीज की। इसकी लेपीज धीरे धीरे चूनायुक्त चट्टानों के अधिकतर भागों व खाइयों में बदल जाते हैं और पूरे क्षेत्र में अत्यधिक अनियमित पतले व नकुले कटक रह जाते हैं, जिन्हें लेपीज कहते हैं। इनका निर्माण चट्टानों की संधियों में घुलन प्रक्रिया द्वारा होता है। अब देखिए, जब घोलरंध्र और बड़ा हो गया, घोलरंध्र और बड़ा हो गया और विलयरंध्र नीचे है, इसके बाद में क्या होगा कि जगह जगह, अब ये पूरा ही अपर्दित नहीं होगा, ठीक है। जैसे एक विलयरंध्र था, या हम विलयरंध्र था, घोलरंध्र था, विलयरंध्र से मिला, इसके बाद में धीरे धीरे और अपर्दन होगा तो ये भाग नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है, और यहां पर यह कटाव हो गया, ठीक है, यह कटाव हो गया, इसके बाद में यह कटाव हो गया, यह भाग बच गया, यह भाग बच गया, यह भाग बच गया, ठीक है। इस तरीके से यहां पर तो क्या हो गया? अपर्दन हो गया, यहां तक पूरा अपर्दन हो गया, लेकिन ये जो भाग बच गए, ये नकुले जो भाग बच गए, ये नकुले भाग क्या कहलाएंगे? लेपीज कहलाएंगे। जैसे देखिए, ये घोलरंध्र था, घोलरंध्र अपर्दित होता रहा, अपर्दित होने के बाद में ये भाग बच गया, इसका ये बच गया, ये बच गया,
इस प्रकार से ये जो नकुले भाग बच गए, इन नकुले भागों को क्या कहते हैं? लेपीज कहते हैं। फिर एक अपर्दनात्मक स्थलाकृति है स्टेलेक्टाइट। कौन सी है? स्टेलेक्टाइट। चूना प्रदेशों में निक्षेपण प्रक्रिया से बनी स्थलाकृति है जो कंदराओं की छत से चूना मिला जल टपकता है। देखिए, जब नीचे धरातल के नीचे जो कंदराएं बन जाती हैं, जल के घुलन के कारण क्या बन जाती हैं? कंदराएं बन जाती हैं, गुफाएं बन जाती हैं। ऊपर से जल गिरेगा, उनकी छतों से क्या जल गिरेगा। अब जल में क्या मिला हुआ है? चूना। क्या मिला हुआ है? चूना। पहली बात तो जो निक्षेप अपर्दनात्मक स्थलाकृतियां बन रही हैं वो चूना सेलों में बन रही हैं, तो जल में क्या घुला हुआ है? चूना। अब जो ये इनकी छतें होती हैं, किनकी? जो कंदराएं हैं, जो गुफाएं हैं, उनकी छतों से जब जल टपकता है, उनकी छत से जब जल टपकता है तो साथ में क्या आएगा? चूना। जल तो नीचे गिर जाएगा, चूना ऊपर चिपक जाएगा। किस प्रकार से चिपकेगा? कि जल के साथ में चूना आया, जल वाष्प से उड़ गया, शेष क्या रह गया? चूना। और बूंद आई, उड़ गया या नीचे गिर गया, क्या रह गया? चूना। इस प्रकार से ऊपर छत के ऊपर चूने की क्या बन जाएगी? एक परत सी बन जाएगी, स्तंभ सा बनता रहेगा। ठीक है, जैसे ये देखिए, ये एक छत है, यहां से पानी टपक रहा है, तो चूना तो क्या हुआ? यहां एकत्रित होता हो रहा है। ठीक है, यहां पर एकत्रित हो रहा है, यहां हो रहा है, तो ये एक स्तंभ से बन गए। लेकिन इनको क्या कहेंगे हम? स्टेलेक्टाइट। क्या कहेंगे? स्टेलेक्टाइट। ठीक है, एक होता है स्टेलेग्माइट। क्या होता है? स्टेलेग्माइट। स्टेलेग्माइट कैसे बनेगा? जब कंदराओं की छत से जो जल नीचे गिर रहा है, जल नीचे गिर रहा है, तो इसके आधार पर गिरेगा, आधार पर गिरेगा यहां पर, तो यहां पर चूना एकत्रित होता जाएगा। ठीक है, और जल वाष्पीकृत होकर उड़ता जाएगा। ठीक है, तो यहां पर भी ये क्या हो गया? अर्धस्तंभ जैसी आकृति हो गई। इसको क्या कहेंगे? स्टेलेग्माइट। इसको क्या कहेंगे? स्टेलेग्टाइट। और इसको क्या कहेंगे? स्टेलेग्माइट। दूसरी है स्टेलेग्माइट। जो आधार था कंदराओं का, यहां पर छत से क्या गिरा? जल गिरा। जल के साथ में क्या था? चूना। जल तो वाष्पीकृत होकर उड़ गया, लेकिन जो ये चूना है ये नकुलीय स्थलाकृतियों में क्या हो गया? शेष रह गया। तो इन आकृतियों को क्या कहेंगे? स्टेलेग्माइट। क्या कहेंगे? स्टेलेग्माइट। जब चूना मिश्रित जल कंदराओं की छत से नीचे धरातल पर गिरता है तो जल वाष्पित हो जाता है, लेकिन चूना वहीं धरातल पर जमा होता रहता है। इस प्रकार कंदराओं के धरातल पर एक स्तंभ खड़ा हो जाता है, जिसे क्या कहते हैं? स्टेलेग्माइट के नाम से जाना जाता है। तीसरी है स्तंभ। ठीक है, स्तंभ किसे कहेंगे? जब जो स्टेलेक्टाइट था, ये वाला स्टेलेक्टाइट था, और नीचे क्या था? स्टेलेग्माइट। ठीक है, लगातार जब जल नीचे गिरता रहता है, चूना युक्त जल नीचे गिरता रहता है, तो एक समय ऐसा आता है कि स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट दोनों आपस में क्या हो जाते हैं? जुड़ जाते हैं। ऊपर से स्टेलेक्टाइट और नीचे से स्टेलेग्माइट जब आपस में जुड़ जाएंगे तो किसका निर्माण करेंगे? स्तंभ का निर्माण कर देंगे। ठीक है, ऐसी आकृति को स्तंभ कहेंगे। देखिए, ये स्टेलेक्टाइट है, ये स्टेलेग्माइट है, और जब स्टेलेग्माइट और स्टेलेक्टाइट दोनों आपस में जुड़ गए तो किसका निर्माण कर दिया इन्होंने? स्तंभ का निर्माण कर दिया। इसको क्या कहेंगे? स्तंभ।
जब जल क्षैतिज अवस्था में प्रवाहित हो, धरातल के नीचे जो भौम जल है वो क्षैतिज अवस्था में प्रवाहित हो, तो अपर्दन से, मैं अलग से बता रहा हूं आपको, ठीक है, अपर्दन से, निक्षेपणात्मक स्थलाकृति नहीं बता रहा, मैं अपर्दनात्मक बता रहा हूं। जब जल क्षैतिज अवस्था में प्रवाहित होता रहता है तो पृथ्वी के नीचे की जो सैल है उनका अपर्दन करता रहता है, और एक जैसे इस तरीके से क्षैतिज अवस्था में अपर्दन करेगा और इस तरीके से अपर्दन करता हुआ अंदर तक चला जाएगा, तो इसको कहते हैं कंदरा। क्या कहते हैं? कंदरा। ठीक है, क्या कहेंगे? कंदराएं। जब ये कंदराएं दोनों ओर से खुल जाएं, दोनों ओर से रास्ते बन जाएं कि भाई इधर भी खुली है और इधर भी खुली है, तो इसको क्या कहेंगे? सुरंग। क्या कहेंगे? सुरंग। ठीक है, एक साइड में यदि रास्ता बंद हो तो उसे क्या कहेंगे? कंदरा, और यदि दोनों तरफ से खुल जाए तो उसको क्या कहेंगे? सुरंग कहेंगे। अब हम बात करेंगे हिम नदी की। किसकी बात करेंगे? हिम नदी की। अपर्दन और निक्षेपण जल के द्वारा भी होता है, भौम जल के द्वारा भी देख लिया हमने। अब हम बात करते हैं किसकी? हिम नदी की, यानी कि हिम के द्वारा किस तरीके से अपर्दन होगा और किस तरीके से निक्षेपण होगा, और उनसे किस प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण होगा। हिमनद पृथ्वी पर मोटी परत के रूप में हिम प्रवाह तथा पर्वतीय ढालों से घाटियों की ओर रैखिक प्रवाह के रूप में बहने वाली हिम सहित को कहा जाता है। भाई हिमनद बर्फ की नदी। क्या है? बर्फ की नदी। एक तो जल की नदी है, जल प्रवाहित हो रहा है, एक बर्फ की नदी है, उसको क्या कहेंगे? हिमनद। यानी पृथ्वी के ऊपर बर्फ की एक मोटी परत, ठीक है, हिम प्रवाह अथवा पर्वतीय ढालों से, या तो वो पर्वतीय ढालों से प्रवाहित होगी, रैखिक प्रवाह के रूप में बहने लगेगी, उसको क्या कहेंगे? हिमनद। पर्वतीय ढालों से हिम की, बर्फ की जो मोटी परत है वो रैखिक, सीधी प्रवाहित होना शुरू कर दे तो उसको क्या कहेंगे? हिमनद। हिमनद दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। पहली महाद्वीपीय हिमनद अथवा गिरिपद हिमनद। ये वे हिमनद हैं जो विशाल समतल क्षेत्र पर हिम की परत के रूप में फैले हुए हैं। महाद्वीपीय हिमनद या गिरिपद हिमनद पर्वतों से नीचे महाद्वीपों के समतल भाग पर जो बर्फ जमी होती है वो भी प्रवाहित होती है, तो उसको तो क्या कहते हैं? महाद्वीपीय हिमनद। ठीक है। दूसरी होती है पर्वतीय अथवा घाटी हिमनद, जो पर्वतों के ऊपर हिम जमा है, पर्वतों के ऊपर हिम जमा है जिसमें तीव्र ढाल है, वहां पर जो जमा हिम है वे हिमनद जो पर्वतीय ढालों पर घाटियों में प्रवाहित होते हैं। पर्वतों से आएंगे, घाटियों का निर्माण करेंगे और उन घाटियों में जो प्रवाहित होती है उसको क्या कहेंगे? महाद्वीपीय हिमनद या घाटी हिम। तो हिमनद कितने प्रकार की हुई? दो प्रकार की। एक तो महाद्वीपीय हिमनद और दूसरी पर्वतीय या घाटी हिमनद। हिमनद की कुछ विशेषताएं देख लेते हैं। देखिए, नदियां तो तीव्र गति से प्रवाहित होती हैं, लेकिन हिमनद तीव्र गति से प्रवाहित हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। ठीक है, कुछ विशेषताएं देखते हैं। प्रवाहित जल की अपेक्षा हिमनद का प्रवाह काफी क्या होता है? मंद, बहुत धीरे चलेगी। जल तो तीव्र गति से चलता है लेकिन हिम बहुत ही मंद गति से चलती है। हिमनद प्रतिदिन कुछ सेंटीमीटर से लेकर कुछ मीटर तक ही प्रवाहित होती है। ऐसा नहीं कि आज हिमनद चली और 6 किलोमीटर की दूरी तय कर ली, ऐसा नहीं होगा।
ये हिमनद एक दिन में या तो कुछ सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर तक चलेगी या कुछ मीटर तक भी चल सकती है। जब गर्मियां आती हैं तो हिमनद क्या होगी, थोड़ी ज्यादा चलेगी। लेकिन जब सर्दियां होती हैं, ठंडा मौसम होता है, तो हिमनद बहुत ही मंद गति से चलती है, कुछ सेंटीमीटर तक ही। लेकिन गर्मियों में थोड़ा तापमान बढ़ने के कारण हिमनद की थोड़ी सी गति बढ़ जाती है। ये गति ऐसे नहीं बढ़ती कि ये किलोमीटरों में चलेगी, केवल मीटरों में ही प्रवाहित होगी। हिमनद मुख्यतः गुरुत्वाकर्षण बल के कारण गतिमान होती है। इसके कारण गुरुत्वाकर्षण बल के, भाई ऊंचाई के ऊपर कोई भी चीज है, यहां पर ऊंचाई के ऊपर कोई भी चीज है तो नीचे क्या लगता है, गुरुत्वाकर्षण बल। आप जानते ही हैं, यदि कोई बॉल ऊपर फेंकते हैं तो वो ऊपर क्यों नहीं जाती, नीचे वापस क्यों आ जाती है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आ जाती है। उसी प्रकार से यदि ऊंचाई के ऊपर कोई वस्तु होगी तो उस वस्तु के ऊपर क्या लगेगा, गुरुत्वाकर्षण बल, जिसके कारण वो क्या होगी, नीचे की ओर खिसकेगी। तो हिमनद को प्रवाहित करने वाला प्रमुख जो कारण है वो क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल ही है। ठीक है, अब हम देखेंगे हिमनद द्वारा, पहले देखेंगे अपर्दित स्थल रूप, जो हिम से अपर्दन होता है और उसके द्वारा कौन कौन सी स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। पहला है इसमें सर्क। कौन सा है, सर्क। हिमानी के ऊपरी भाग में तल पर अपर्दन होता है, जिसमें खड़े किनारे वाले गर्त बन जाते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, सर्क। जो हिमनद है, हिमनद का जो ऊपरी भाग है, पर्वत का ऊपरी जो भाग है, वहां पर हिमनद चलेगी तो अपर्दन करेगी। अपर्दन करती हुई वो गर्तों का निर्माण करेगी। कैसा निर्माण करेगी, गर्तों का। और वो ये जो गर्त है वो तीव्र ढाल वाले होंगे। गर्त कैसे होंगे, तीव्र ढाल वाले। इन्हीं गर्तों का जब निर्माण कर देती है चारों तरफ है, तो ऊपर क्या बच जाता है, एक नकुली हिमनद चोटी बच जाती है, जिसको हम क्या कहेंगे, सर्क। यानी देखिए, जो ये जैसे यहां पर हिमनद थी, यहां पर इसने अपर्दन किया तो दोनों या चारों तरफ किया अपर्दन, अब ये बच गया। ठीक है, तो इसका ढाल कैसा हो गया, तीव्र। इसको क्या कहेंगे हम, सर्क। क्या कहेंगे, सर्क। यानी कि ऊपरी जो चोटी के ऊपर इसने जो ये गर्त बनाया है, ये गर्त बना लिया यहां पर, ये गर्त बना लिया यहां पर, शेष भाग था ये तीव्र ढाल वाला है, तो इसको क्या कहेंगे हम, सर्क। क्या कहेंगे, सर्क। एक बात कर लेते हैं सुरंग की, इसकी सुरंग। जब सुरंग से पहले किसकी बात की हमने, सड़क की। जब सड़क का अपर्दन हो जाता है, जब सड़क का अपर्दन हो जाता है, उसके बाद में एक नकुली चोटी दिखाई देती है। क्या दिखाई देती है, नकुली। सड़क का चारों तरफ से और अपर्दन होता है तो एक नकुली चोटी दिखाई देती है, उसको क्या कहते हैं, सुरंग। और यदि इस प्रकार की कई जगह ऐसी नकुली चोटियां बन जाती हैं, ठीक है, तो उनको हम कहते हैं अरेत। क्या कहते हैं, अरेत। ये आरी या एक कंगी या आरी मानिए, आरी के आकृति जैसी दिखाई देती है, उसको क्या कहते हैं, अरेत। क्या कहेंगे, अरेत। अब बात करते हैं हम, ये तो अपर्दनात्मक स्थलाकृतियां थी, सुरंग, अरेत और सर्क,
ये कैसी स्थलाकृतियां थी? अपर्दनात्मक। अब बात करते हैं हम निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियों की। ठीक है, निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियों में पहली है ड्रमलिन। कौन सी स्थलाकृति है? ड्रमलिन। हिमनद द्वारा एकत्रित रेत व बजरी का ढेर ड्रमलिन कहलाता है। जब हिमनद प्रवाहित होती है तो हिमनद अपने साथ में अवसाद लेकर चलती है, और ये अवसाद हिमनद अपने साथ में क्या लेके आती है? अवसाद, यानी बारीक रेत बजरी लेके आएगी। तो ये अपने अवसाद को जमा कर देती है, अर्थात रेत व बजरी का ढेर लग जाता है और उसके ऊपर बर्फ रहती है। उसको क्या कहते हैं? ड्रमलिन। क्या कहेंगे? ड्रमलिन। ये कैसी स्थलाकृति है? एक निक्षेपणात्मक स्थलाकृति है। कैसी है? निक्षेपणात्मक स्थलाकृति है। दूसरी आती है भेड़शिला। ठीक है, एक चीज और देख लीजिए, ड्रमलिन का जो एक सिरा होगा ये मंद ढाल का होगा और एक सिरा तीव्र ढाल का होगा। ठीक है, जो मंद ढाल होता है इसका मतलब यह है कि हिमनद किस ओर प्रवाहित हो रही है? तीव्र ढाल से मंद ढाल की ओर प्रवाहित हो रही। यह हिमनद का प्रवाह प्रदर्शित करता है। ड्रमलिन हिमनद का प्रवाह प्रदर्शित करता है, यानी कि जिस साइड में तीव्र ढाल होगा उस साइड से हिमनद आ रही है और मंद ढाल की ओर हिमनद चल रही है। ठीक है, भेड़शिला रेत बजरी व गोलाश्मों का एक ढेर जिसका ढाल एक तरफ मंद एवं दूसरी तरफ तीव्र होता है। भेड़शिला कैसी होगी? एक तरफ तो ढाल क्या होगा? तीव्र होगा, और दूसरी तरफ ढाल कैसा होगा? मंद होगा। यानी कि इस तरफ तो ढाल क्या है? तीव्र है, और इस तरफ ढाल क्या है? मंद है। ठीक है, यह आकृति ऐसी दिखाई देती है हिम क्षेत्रों में कि दूर से यदि देखें तो ऐसा प्रतीत होता है कि यह कोई भेड़ बैठी हो, क्योंकि भेड़ कैसी होती है? सफेद। यदि जो ये अवसाद जमा किए यहां पे, एक तरफ ढाल तीव्र है, दूसरी तरफ ढाल मंद है। ठीक है, तो अर्थात जो मंद ढाल वाला भाग है वो भेड़ की पूंछ जैसा दिखाई देता है, और आगे वाला जो भाग है वो भेड़ के मुख जैसा दिखाई देता है। तो इस ऐसी आकृति को क्या कहेंगे? भेड़शिला। फ्योर्ड अत्यधिक गहरे हिमनद गर्त जिनमें समुद्री जल भर जाता है तथा जो समुद्री तटरेखा पर होते हैं उन्हें फ्योर्ड कहते हैं। फ्योर्ड एक अलग आकृति है जो अपर्दनात्मक स्थलाकृति है, निक्षेपणात्मक नहीं है। कैसी स्थलाकृति है? अपर्दनात्मक। जब अपर्दन हुआ तो गहरे गर्त बन गए। कहां पर? समुद्री तट के पास में। ठीक है, जो हिमनद था, हिमनद के पास में जो समुद्री तट था वहां पर क्या बन गए? गहरे गर्त। और यदि उन गहरे गर्तों में समुद्र का जो पानी है वो भर जाए तो एक झील जैसा आकार ले लेगा। उसको क्या कहेंगे हम? फ्योर्ड। क्या कहेंगे? फ्योर्ड। मोनार्डनॉक एक वो है पवन की स्थलाकृति है, इसको बाद में देखेंगे। अब देखते हैं हम पवनों के द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां। ठीक है, पवनों से अपर्दन भी होगा और निक्षेपण भी होगा। उनके द्वारा कौन कौन सी स्थलाकृतियों का निर्माण होता है? पवनों द्वारा अपर्दन एवं निक्षेपण उसके द्वारा उड़ाकर ले जाने वाले कणों की मात्रा के ऊपर निर्भर होता है। कोई भी स्थलाकृति बनेगी पवन के द्वारा, चाहे वो अपर्दनात्मक स्थलाकृति बने चाहे निक्षेपणात्मक स्थलाकृति बने, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है कि अपर्दनात्मक स्थलाकृति कितनी बड़ी होगी, कितनी छोटी होगी,
निक्षेपणात्मक स्थलाकृति कितनी बड़ी होगी, कितनी छोटी होगी। ये उसके ऊपर डिपेंड होगा कि जो अपर्दन और निक्षेपण द्वारा जो रेत उड़ाकर जो कण लेके गई है, कितने भार लेके गई है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। यह मरुस्थलों एवं अर्ध शुष्क क्षेत्रों में अधिक होता है, जहां दूर तक अवरोधक मुक्त क्षेत्र होते हैं। कौन से क्षेत्रों में होगा? या तो पवनें कौन से क्षेत्रों में कार्य करेंगी, या तो मरुस्थलीय क्षेत्रों में करेंगी, या कौन से में करेंगी? अर्ध शुष्क क्षेत्रों में करेंगी। कहां पर करेंगी? जहां पर खुला मैदान हो, कोई अवरोधक नहीं होगा। यदि अवरोधक आ जाएगा तो निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियों का निर्माण हो जाएगा। कोई भी अवरोधक आ गया, चाहे पेड़ आए, चाहे मकान आए, चाहे कोई भी अवरोधक आए, वहीं पर निक्षेपणात्मक स्थलाकृति का निर्माण हो जाएगा। तो ये मरुस्थलों, अर्धशुष्क क्षेत्रों और अवरोधक मुक्त क्षेत्रों में इनकी स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। पवन मोटे रेत कणों को अधिक ऊंचाई तक नहीं उठा पाती है। जो मोटे रेत के कण हैं, पवन ज्यादा ऊंचाई तक नहीं उठा सकती है, ठीक है, यानी कि कुछ ऊंचाई तक ही उठा सकती है ये। अतः अपर्दन कार्य थोड़ी ऊंचाई तक ही होते हैं, ज्यादा ऊंचाई के ऊपर नहीं होते हैं, ठीक है। पवन जो चट्टानों को रगड़कर, जो चट्टानें होती हैं, जो सैल होती हैं, पवन उनके ऊपर रगड़ करती है, घर्षण करती है। उस घर्षण की वजह से उन सैलों का क्या होता है? अपर्दन होता है। अपर्दित पदार्थ को परिवहित करना पवन की गति पर निर्भर करता है। जो अपर्दित पदार्थ थे, जिनका अपर्दन कर लिया, अब अपर्दन कहां तक होगा उसका, या कितनी दूरी तक होगा, यह डिपेंड करेगा पवन की गति के ऊपर। यदि पवन की गति तीव्र है तो अपर्दित पदार्थ ज्यादा दूरी तक जाएंगे, यदि पवन की गति मंद है तो अपर्दित पदार्थ कम दूरी तक ही जाएंगे। इन्हीं सिद्धांतों पर आधारित आकृतियों को हम अपर्दित और निक्षेपित स्थलाकृतियों में बांटते हैं। पहली छत्रक शैल अपर्दित स्थलाकृति है। ये कैसी स्थलाकृति है? अपर्दित स्थलाकृति है। मान लीजिए ये एक शैल थी, पूरी क्या थी? एक शैल थी, ठीक है। पवन चल रही है, ये जो शैल है ये कैसी है? कठोर है थोड़ी। और यहां पर ये जो शैल थी ये क्या आ गई? थोड़ी मुलायम। तो पवन, पहली चीज तो मैंने अभी बताई कि पवन कुछ ऊंचाई तक ही क्या करती है? अपर्दन। ज्यादा ऊंचाई पर अपर्दन नहीं करती, निचाई पर अपर्दन। दूसरी चीज, यहां निचाई वाली जो शैल थी ये कैसी थी? थोड़ी कोमल। और ऊपर वाली कैसी थी? ये किसका आकार ले लिया? एक छतरी नुमा नहीं ले लिया क्या? तो ऐसी स्थलाकृति को जो ऊपर से छतरी नुमा आपको दिखाई दे रही है, सांप की छतरी देखिएगा, किसको बोलते हैं? क्या नाम होता है उसका? आड़ू भाषा में तो अपन क्या बोल देते हैं कि सांप की छतरी है, सांप की छतरी है। उसको मशरूम बोलते हैं। जब सेल एक मशरूम आकृति बना लेती, हाँ, सफेद सफेद सी, ऊपर छतरी नुमा आती है, नीचे से पतली आती है, उसको क्या कहते हैं? मशरूम कहते हैं। जब मशरूम जैसी आकृति ले लेती है तो इस सेल को क्या कहते हैं? छत्रक कहते हैं। कैसी आकृति ले ली इसने? एक छतरी नुमा आकृति ले ली, तो इसको क्या कहेंगे हम? छत्रक सेल। किससे बनी ये? अपर्दन से, ठीक है। इसके बाद में देखते हैं हम बरखान। बरखान भी एक अपर्दनात्मक स्थलाकृति है। कैसी है? अपर्दनात्मक स्थलाकृति। पवन अपने साथ जिन रेत कणों को लेकर चलती है, गति मंद होने की जगह, अपर्दनात्मक स्थलाकृति नहीं है भाई ये। कैसी है? निक्षेपणात्मक स्थलाकृति है। कैसी है? निक्षेपणात्मक स्थलाकृति है। जब पवन कैसे होगा? जब पवन अपने साथ में जो अवसाद लेके चल रही है,
यदि आगे कहीं पर उसको अवरोध मिल गया, कोई अवरोध आ गया, तो उन रेत कणों को वहां एकत्रित करती जाएगी। ठीक है, जब एकत्रित करती है तो वहां पर एक अर्धचंद्राकार आकृति में, कैसी? अर्धचंद्राकार, जो चंद्रमा होता है, आधा चंद्रमा होता है, किस तरीके का होता है? ऐसा ही तो होता है। अर्धचंद्राकार आकृति में जब रेत को वहां पर निक्षेपित कर देती है तो उस आकृति को कहते हैं बरखान। बरखान की एक विशेषता है कि इसके दोनों सिरे बाहर निकले होते हैं। ठीक है, पवन की दिशा इस तरीके से होगी। यदि पवन इस तरीके से आ रही है तो बरखान इस तरीके से बनेगा। ठीक है, पवन अपने साथ जिन रेत कणों को लेकर चलती है, गति मंद होने पर एक जगह इकट्ठी हो जाती है और अर्धचंद्राकार रूप धारण कर लेती है। इसका एक तरफ ढाल मंद होता है और दूसरी तरफ ढाल तीव्र होता है। यहां पर तो ढाल क्या होगा? तीव्र। यहां पर क्या होगा? तीव्र ढाल होगा। और इस साइड में ढाल कैसा होगा? मंद होगा। देखिए, जैसे ये बन गया आपका एक बरखान। क्या बना? बरखान। इसके दोनों सिरे निकले हुए हैं। भाई दोनों सिरे क्या है? निकले हुए हैं। ठीक है, यहां पर तो ढाल क्या है? तीव्र है। और इस साइड में ढाल क्या है? मंद है। पवन किस ओर से आ रही है? इस ओर। ठीक है, तो ये थी पवनों द्वारा अपरदित और निक्षेपित स्थलाकृतियां। ठीक है, ये पाठ आपका समाप्त। धन्यवाद।